जय हिंद साथियों, मैं पवन पारा सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसे पुनः लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। और लास्ट क्लास में जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी लेजिस्लेटिव विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में सबसे पहले हमने देखा अनुच्छेद 123। सबसे पहले जो देखा वो था अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में हमने देखा राष्ट्रपति का अध्यादेश। क्या देखा? अध्यादेश। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश का वही अर्थ होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का। किस स्थिति में कर सकता है? जब संसद का एक सत्र या एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में ना हो, यानी जब एक सदन की या दोनों सदनों की बैठक नहीं हो रही हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस समय देश के लिए कानून की सख्त आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश की जो अवधि है तो सदन की पुनः बैठक से 7 सप्ताह और अधिकतम अवधि है 6 माह 6 सप्ताह। इस तरीके से हमने देखा। इसके बाद हमने देखा 123 के बाद अनुच्छेद 131 देखा। 123 देखा। 123 जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। उसके बाद हमने देखा 331 जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता था, परंतु अब नहीं कर सकता। यानी 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इसकी अवधि को बढ़ाया नहीं गया है, तो वर्तमान में एक भी सदस्य को जो लोकसभा में मनोनीत नहीं कर सकता। इसके बाद तीसरा हमने देखा अनुच्छेद 80 कि इसमें राष्ट्रपति जो राज्यसभा है, राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान और कला, समाज सेवा के विशेषज्ञों को 12 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। और इसमें कई बुकों में या कई टीचर लिखा रहे हैं कि इसमें खेल भी है। क्या है? खेल। तो ध्यान रखना, खेल इसमें नहीं है। क्या नहीं है? खेल नहीं है। क्योंकि देखो वो कहते हैं फिर सचिन को कैसे कर दिया? तो देखो खेल अपने आप में क्या है? कला है। खेल क्या है साहब? खेल कला में शामिल होता है। नृत्य, डांस सब क्या है? कला है। तो इसलिए ये 4 ही शब्द हैं, 4 ही क्षेत्र के विशेषज्ञों को कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, खेल नहीं है, ना ही मनोरंजन है। केवल कितने? 4 हैं। हमें संविधान के अनुसार तैयारी करनी है, भावनाओं में नहीं बहना। और जो आंसर माना जाता है वो संविधान के अनुसार माना जाता है, भावनाओं के अनुसार नहीं माना जाता। और इनको क्रम से रखना है, क्रम से याद रखना है। पूछा गया है कि क्रम क्या है, इनको रख सकता है। एक तो ऑप्शन यही बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा विज्ञान साहित्य कला समाज सेवा, तीसरी बन जाएगा समाज सेवा कला विज्ञान साहित्य, और चौथा बन जाएगा कला साहित्य विज्ञान। कैसे भी बना सकता है, परंतु हमें ये क्रम याद रहना चाहिए। पहले साहित्य है, फिर विज्ञान है, फिर कला है, फिर समाज सेवा। इस तरीके से हमने देखा अनुच्छेद 80। अब इसके बाद जो देखते हैं वो है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में क्या है? देखो सर, अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र आहूत करता है। क्या करेगा? आहूत का मतलब होता है बुलाना। संसद के सत्र बुलाना, ये काम किसका है? राष्ट्रपति का है। और संसद के सत्र का
सत्र अवसान करना यानी उसको समाप्त करना, ये कार्य किसका है? राष्ट्रपति का। परंतु सत्र को कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए, जैसे आप सुनते होंगे कि सत्र को 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो इसको जो करने की शक्ति है वो है लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा सभापति। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद में दोनों आ जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद के सत्र आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाना आहूत करता है तथा सत्र आहूत करता है तथा सत्र अवसान करता है। सत्रावसान मतलब समाप्त करना, सत्र को क्या करना? समाप्त करना। सत्रावसान करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? सत्रावसान। देखो, राष्ट्रपति संसद के यानी एक साथ दोनों को बुला सकता है, लोकसभा राज्यसभा के सत्र को आहूत कर सकता है यानी बुला सकता है, या वो किसी एक को बुला सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों को एक साथ बुलाए, और उनको अवसान यानी समाप्त कर सकता है। ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। सत्र को बुलाना और उसका अवसान करना, समाप्त करना, ये शक्ति तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। परंतु सत्र को स्थगित करना, निलंबित करना, ये शक्ति है अध्यक्ष के पास। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। नोट में लिखेंगे, परंतु सत्र को या बैठक को स्थगित करने की शक्ति संबंधित अध्यक्ष के पास होती है। स्थगित करने की शक्ति संबंधित अध्यक्ष के पास होती है। संबंधित अध्यक्ष के पास होती है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा सभापति। देखो, संसद के सत्र को बुलाना कि भैया इतनी इतनी तारीख से बैठक हो रही है, आपको आना है। हमने कहा 6 माह का अंतर हो सकता है, तो बुलाना और उसका समाप्त करना ये शक्ति तो राष्ट्रपति के पास है। परंतु सत्र को कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए स्थगित करने की, निलंबित करने की जो शक्ति है वो संबंधित अध्यक्ष के पास है। किसके पास है? अध्यक्ष के पास है। तो सत्र को बुलाना और समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? और दूसरी बात इसी अनुच्छेद में है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भंग भी कर सकता है, परंतु किसके कहने पर करेगा? प्रधानमंत्री के कहने पर करता है। तो इसमें लिखेंगे कि राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले प्रधानमंत्री के, पीएम के कहने पर भंग कर सकता है।
भंग कर सकता है, यानी भंग कर देगा, फिर दोबारा से चुनाव होंगे लोकसभा के। ध्यान रखना, वो कहेगा कि राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है, संसद को नहीं, क्योंकि संसद में राज्यसभा भी आता है, और राज्यसभा आप जानते हैं कैसा सदन है, स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, केवल किसको भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ये बात भी किसमें लिख रही है, अनुच्छेद 85 में। तो 85 में क्या लिख रहा है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है और उसका सत्रावसान करता है। कौन, राष्ट्रपति महोदय। इसके बाद सत्र को स्थगित कौन कर सकता है, स्थगित कर सकता है संबंधित अध्यक्ष। और राष्ट्रपति अगर पीएम के कहने पर, अब कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं कि राष्ट्रपति पीएम कहे कि भंग कर दो तो भी नहीं करे, और पीएम ना कहे तो भंग कर सकता है। तो यहाँ पर एक विवेकाधिकार की शक्ति भी प्राप्त होती है, वहाँ देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, यदि मंत्रिपरिषद को या प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत है, विश्वास प्राप्त है, और विश्वास प्राप्त है तो कहता है प्रधानमंत्री का भंग कर दो, तो वो भंग कर सकता है। परंतु राष्ट्रपति को लगता है कि प्रधानमंत्री को और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास प्राप्त नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो उसके कहने पर भंग नहीं करेगा, फिर वो स्वयं विवेक का प्रयोग करेगा, और ऐसी परिस्थिति में उसे स्वयं विवेका की शक्ति प्राप्त होती है। तो अगर बात करें चौथी लोकसभा को पीएम इंदिरा गांधी के कहने पर 1970 में, पीएम इंदिरा गांधी के कहने पर 1970 में राष्ट्रपति बीबी गिरी ने लोकसभा को भंग किया था। लोकसभा को पहली बार भंग किया था। तो चौथी लोकसभा को पीएम इंदिरा गांधी के कहने पर पहली बार राष्ट्रपति बीबी गिरी ने भंग किया था। और चौथी लोकसभा का जो कार्यकाल है 1967 से 1970 तक इसका कार्यकाल रहा था। कितना रहा था, 1967 से 1970, यानी पहले ही भंग कर दिया। तो इस तरह अनुच्छेद 85 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति संसद के एक या दोनों सदनों को सत्र को बुला सकता है, उसको समाप्त कर सकता है, और लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के कहने पर। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो संसद को भंग नहीं कर सकता। संसद वर्ड आएगा लिखा वो लोकसभा की जगह, तो वो सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि संसद में राज्यसभा भी आती है और राज्यसभा भंग नहीं होती, क्योंकि वो क्या है, स्थायी सदन है। क्या है, स्थायी सदन है। इस तरीके से अनुच्छेद 85 हुआ। अब है अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86, इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण, अभिभाषण। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति संसद के एक सदन या दोनों सदनों को कभी भी अभिभाषण दे सकता है, भाषण दे सकता है। देखो, एक होता है भाषण और एक होता है अभिभाषण। भाषण और दूसरा अभिभाषण। अभिभाषण, भाषण का मतलब होता है खुद अपने विचारों पर आधारित। भाषण का मतलब स्वयं के विचार हों, स्वयं के विचार हों। और अभिभाषण का मतलब है दूसरे के विचार या दूसरे ने जो लिख के दे दिया। अब बात करें जैसे मोदी तो क्या देते हैं, भाषण देते हैं। और राहुल गांधी क्या देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी देते हैं अभिभाषण। मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी को एक स्क्रिप्ट दी जाती है, जो उसमें लिखा होता है वो बोलता है। तो ऐसे ही जो राष्ट्रपति क्या देता है, अभिभाषण है संसद में, वो कभी भी अभिभाषण दे सकता है। इसका सामान्य अभिभाषण है।
तो अभिभाषण होता है, इसको कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन तैयार करता है? अभिभाषण को मंत्रिमंडल तैयार करता है। जो मंत्रिमंडल लिख के दे देता है वही राष्ट्रपति उसमें बोल देता है। तो ये तो है राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल, परंतु एक राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है और वो है अनुच्छेद 87। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये सामान्य अभिभाषण है, ये कभी भी दे सकता है, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। अब इसकी जो टाइम है, स्थिति वो देखते हैं। इसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, अभिभाषण। देखो, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, ये राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है और ये दो परिस्थितियों में देगा। पहला तो नवगठित लोकसभा की पहली बैठक, गठित लोकसभा की पहली बैठक। दूसरा, नव वर्ष की पहली बैठक। देखो साहब, राष्ट्रपति इसमें संसद के, जब देखो लोकसभा का जो चुनाव होता है, जो आम चुनाव के बाद जो पहले सदस्य चुन के आते हैं, तो जो जब लोकसभा की बैठक होती है तो दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाती है। तो उस समय राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधित या दोनों को संबोधित करेगा ही करेगा। पहली बार चुनाव होके आते हैं उस समय, जैसे अभी चुनाव हुए तो उस समय राष्ट्रपति ने क्या दिया? अभिभाषण दिया। यानी लोकसभा के, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक, जब लोकसभा के चुनाव होके आए उसके बाद जब पहली बैठक हो, एक तो उसमें अभिभाषण देगा। दूसरा, वर्ष की पहली बैठक हो, वर्ष की नव वर्ष यानी जनवरी के बाद, अब जैसे मान के चलो अभी जनवरी है तो अभी बजट सत्र आएगा। कौन सा सत्र आएगा? बजट सत्र। तो नव वर्ष की पहली बैठक, तो इसमें राष्ट्रपति अभिभाषण देगा। अब इसमें क्यों ऐसा प्रावधान क्यों किया गया? देखो, जो नवगठित लोकसभा आएगी उसमें जो सरकार राष्ट्रपति को लिख के देगी कि वो बताए लोगों को कि हमारी सरकार किन किन क्षेत्रों में क्या क्या कार्य करना चाहती है, और जो लोगों को बताए, सांसदों को बताए कि सांसद अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य करें, हमारे क्या क्या लक्ष्य रहेंगे, क्या क्या सरकार करना चाहेगी, किन किन क्षेत्रों में कार्य करना चाहेगी। वो अब किसको बताता है? नवगठित सांसदों को बताता है। नव वर्ष की पहली बैठक, अब इसमें राष्ट्रपति बताता है कि हमारी जो सरकार थी पिछले वर्ष की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। सरकार ने जो पिछला वर्ष बीता है, जैसे अभी 2020, तो उस 2020 में, अभी 21 में भाषण देंगे राष्ट्रपति, तो इसमें बताएंगे कि जो 2020 था यानी पिछला वर्ष था, उसमें सरकार ने क्या क्या प्राप्तियां की, और जो वर्ष अब स्टार्ट हुआ है इस वर्ष में सरकार के क्या क्या लक्ष्य हैं, अभी क्या क्या हासिल करना है। इस तरीके से राष्ट्रपति सरकार के माध्यम से जनता को और सांसदों को अवगत कराते हैं। तो सामान्य भाषण अनुच्छेद 86 में, विशेष अभिभाषण तो ये तो देना होगा, दो परिस्थितियों में देगा, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक और नव वर्ष की पहली बैठक। दो परिस्थितियों में राष्ट्रपति क्या देगा? अभिभाषण देगा। इस तरीके से अनुच्छेद 86 और 87 हुए। ठीक है साहब। इसके बाद एक अनुच्छेद लिखते हैं 103। क्या लिखते हैं? 103। देखो साहब, 103 इसमें क्या है कि राष्ट्रपति
राष्ट्रपति संसद सदस्यों की चुनाव संबंधी अयोग्यता का निर्णय करते हैं परंतु वह केंद्रीय चुनाव आयोग के सलाह के अनुसार करते हैं। देखो, यदि संसद सदस्यों की चुनाव संबंधी कोई योग्य है या अयोग्य है, कोई गड़बड़ हुई है तो उसे योग्य घोषित करना है या अयोग्य घोषित करना है, तो ये निर्णय कौन करेंगे? ये निर्णय करेंगे साहब राष्ट्रपति। कौन करेंगे? चुनाव संबंधी अयोग्यताओं का डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। परंतु ऐसा निर्णय राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह या चुनाव आयोग के परामर्श पर करेंगे, परामर्श अनुसार करेंगे। वो उनसे सलाह लेंगे। किससे? चुनाव आयोग। क्यों लेंगे? क्योंकि भैया इनका जो चुनाव है, इलेक्शन है, वो किसने किया है? चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया है। तो उनको जो उनके अनुसार करेंगे और उन्हीं के अनुसार वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। तो 103 में कि राष्ट्रपति संसद सदस्यों की चुनाव संबंधी अयोग्यता का डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय करते हैं, परंतु वो ऐसा चुनाव आयोग से परामर्श करके ही करेंगे, उनसे सलाह करके ही करेंगे। परंतु अगर दल बदल के आधार पर 10वीं अनुसूची हमने पढ़ी, तो 10वीं अनुसूची या दल बदल के आधार पर अयोग्यता का जो अंतिम निर्णय करते हैं वो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा सभापति करते हैं। तो नोट में दल बदल यानी 10वीं अनुसूची जो हमने पढ़ी थी उस समय, 10वीं अनुसूची दल बदल यानी 10वीं अनुसूची दल बदल 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय अध्यक्ष करते हैं और इसका ही निर्णय क्या माना जाएगा? अंतिम। और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा सभापति। यानी 10वीं अनुसूची या दल बदल के आधार पर अयोग्यता का जो अंतिम निर्णय होता है वो कौन करता है साहब? वो करते हैं अध्यक्ष, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा सभापति, ऐसे ही विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष। परंतु चुनाव संबंधी या अन्य योग्यता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अन्य योग्यता। इसका निर्धारण कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। इस तरीके से हमारा अनुच्छेद होता है 103 क्लियर। 103। इसके बाद लेते हैं 108 अनुच्छेद 108। देखो 108 में क्या है कि जब किसी विधेयक को लेकर के, सामान्य विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में क्या हो जाए? गतिरोध उत्पन्न हो जाए। देखो हम बात करते हैं, जैसे कोई सामान्य विधेयक है। क्या है? सामान्य विधेयक। तो सामान्य विधेयक में क्या है कि एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, दो सदन होते हैं संसद के।
मान के चलो लोकसभा ने कोई विधेयक पारित कर दिया, इसके बाद गया राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा इसे 6 माह तक क्या नहीं करती, पारित नहीं करती, तो वो विधेयक समाप्त हो जाता है या पारित नहीं माना जाता। ऐसा नहीं 6 माह बाद पारित हो जाता हो, पारित नहीं होता, तो ऐसा माना जाता है कि 6 माह तक यदि राज्यसभा उसे 6 माह तक क्या नहीं कर रही, पारित नहीं कर रही है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस विधेयक को लेकर के क्या उत्पन्न हो गया है, दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है, गतिरोध उत्पन्न हो गया है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की, अभी देखो, अभी जो सामान्य विधेयक था, सामान्य विधेयक को लोकसभा अलग पारित करेगी, फिर राज्यसभा अलग पारित करेगी। अभी तो ये ऐसा किया जा रहा है, तो सामान्य बहुमत मतलब 50% से पारित होना चाहिए। अरे कितने से पारित होना चाहिए, 50%। बहुमत का तो मतलब यही है, साधारण बहुमत मतलब 50% वोट मिलने चाहिए। परंतु मान के चलो राज्यसभा ने पारित नहीं किया, किसने पारित नहीं किया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया, तो ऐसा माना जाता है कि दोनों सदनों में क्या उत्पन्न हो गया है, गतिरोध उत्पन्न हो गया है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की बुलाता है संयुक्त बैठक। जब किसी सामान्य विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो, गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कॉमन बैठक, संयुक्त बैठक बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्या कर सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। देखो किसी विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में क्या होगा, गतिरोध उत्पन्न हो गया हो, तो वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अब देखो अब बात करते हैं कि जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो ऐसा क्यों करते हैं। जैसे मान के चलो ये लोकसभा है, क्या है, लोकसभा, और इसकी जो सदस्य संख्या है वो है 545। अब जिसकी सरकार है, अब इसका मतलब बहुमत का मतलब होगा लगभग 273 विधायक इसका क्या कर दें, पारित करने के लिए समर्थन कर दें। अब मान के चलो जिसकी सरकार बनी है तो उसे या तो बहुमत हो गई होगा। जैसे अभी बीजेपी का एग्जाम्पल लेते हैं तो बीजेपी को लगभग 300 के आसपास विधायक हैं, 300 से ऊपर
विधायक हैं बीजेपी के, एनडीए के पास, सॉरी एनडीए के पास, हाँ कितने हैं, और 300 से ऊपर विधायक है प्लस। अब इसको पारित होने के लिए चाहिए कितने, 273। तो जो सरकार सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में, यहां से तो आसानी से, क्योंकि यहां तो सरकार बनी है तो इसका मतलब यहां तो बहुमत होगा, इतने तो कम से कम विधायक होंगे ही होंगे। परंतु मान के चलो जैसे दूसरा सदन है राज्यसभा। अब राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है 245। अब 245 का मतलब किसी विधेयक को पारित, अब मान के चलो बीजेपी के इस सदन में जो विधायक हैं वो विधायक मान लेते हैं कि साहब उसके इसको पारित होने के लिए चाहिए कितने, पहले तो ये देखो, तो इसको पारित कराने के लिए कम से कम 123 का समर्थन चाहिए। अब मान लेते हैं बीजेपी के पास साहब कितने हैं, 90 हैं, कितने हैं 90। तो बीजेपी राज्यसभा में हमने देखा जब सरकार बन रही थी तो बीजेपी के पास यहाँ बहुमत नहीं था, तो बीजेपी जो भी विधेयक कोई लेके आती तो कांग्रेस और अन्य दल उसका विरोध करते और वो राज्यसभा से पारित नहीं हो पाता था। तो ऐसी स्थिति में अब क्या करेंगे, इनकी एक साथ बैठक कराएंगे और एक साथ पारित कराएंगे। मान के चलो 545 प्लस 245, 545 और 245 कितने हो गए, 790 के आसपास होंगे, और 9 और 790 टोटल कितने हुए, 790। अब 790 में से 50% बहुमत चाहिए पारित कराने के लिए। अब मान के चलो दोनों की एक साथ बैठक करा दी। अब इसमें से पारित होने के लिए कितना चाहिए, 350, और लगभग मतलब उसे कितना 750 का हो गया, 350 और 90 का 45, तो 350 और 45, 395 पारित होने के लिए 395 का समर्थन चाहिए। अब देखो साहब, अब मान के चलो बीजेपी के पास 300 से या 310 तो यही हो गए, 300 तो ये वाले हो गए कि लोकसभा वाले कितने 300 मान लेते हैं, और 90 ये हो गए। ऐसा नहीं है कि जैसे इनके पास अभी 300 हैं, जैसे मान के चलो 320 ये हो गए और वहाँ 90 नहीं, मान के लो 100 ही और 100 ये हो गए, तो अब इन्हीं से पारित हो जाएगा, 400 हो गए। तो अब संयुक्त अधिवेशन में ये आसानी से पारित हो जाएगा, इसलिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, इसलिए संयुक्त बैठक लाई जाती है, क्योंकि अब दोनों से मिलकर पारित किया जाएगा। और यहाँ तो इसकी ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो दोनों के मिल जाएंगे तो बैलेंस बन जाएगा, इसलिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा देखो इसलिए किया गया है संविधान में कि मान के चलो कोई सरकार है और उसके पास राज्यसभा में विधेयक पास नहीं हो रहा है, तो सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नैतिक रूप से गलत माना जाता है, असंवैधानिक नैतिक रूप से माना जाता है। संविधान की दृष्टि से तो संविधान में प्रावधान है, परंतु ऐसा समाज के अंदर, ऐसा लोगों के अंदर, जनता के अंदर मैसेज आता है कि सरकार को राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो वो गलत तरीके से संयुक्त बैठक के द्वारा उस विधेयक को पास कर रही है। परंतु संविधान में प्रावधान है तो ये तो संवैधानिक है, परंतु ऐसा नैतिक दृष्टि से सरकार प्रयास नहीं करती, तो इसलिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया है। परंतु देखो, जब संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी साहब जब किसी विधेयक को लेकर के क्या हो गया हो, गतिरोध उत्पन्न हो गया हो। क्या हो गया हो, गतिरोध। कौन बुलाएगा, बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। किस अनुच्छेद के तहत बुलाएगा, 108 के तहत। अब सवाल उठता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन करेगा, संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता करेगा। किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो देखो बुकों में लिख रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बहुत सारे टीचर लिखा रहे हैं, बहुत सारे टीचर लिखा रहे हैं, परंतु अभी एक एग्जाम में आया
और मैं इसे 5 साल से ये अनुच्छेद 118 लिखा रहा हूँ। यानी कौन सा लिखा रहा हूं? अनुच्छेद 118। यानी लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता 108 के तहत नहीं करता। 108 के तहत तो मेरे दोस्तों बैठक को बुलाया जाता है। 108 के तहत तो क्या किया जाता है? बैठक को बुलाया जाता है, परंतु इसकी अध्यक्षता करता है, वो अध्यक्षता किसके तहत करता है? 118 के तहत। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 118 के तहत। तो इसी में अनुच्छेद 118 ये क्या कहता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। देखो, लोकसभा की बैठक होती है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा की बैठक होती है तो राज्यसभा सभापति करता है, परंतु संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 118 के तहत। 118 के तहत। तो ध्यान देना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 118 के तहत। 108 के तहत तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बैठक को बुला सकता है। कि क्या कर सकता है? बैठक को बुला सकता है। इस तरीके से हमारी विधायी शक्तियां होती हैं कंप्लीट। परंतु एक अनुच्छेद और रह रहा है, वो है तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में, परंतु यहां देख लेते हैं अनुच्छेद 78 अनुच्छेद 78। देखो, इसमें 3-4 बातें हैं। इसमें राष्ट्रपति को अधिकार है, फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया है। राष्ट्रपति को तो अधिकार है और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। राष्ट्रपति को तो अधिकार है और राष्ट्रपति को क्या है? कर्तव्य। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या है? राष्ट्रपति का अधिकार व प्रधानमंत्री के कर्तव्य, पीएम का कर्तव्य, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। देखो साहब, क्या है? देखो, 78(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रशासन व विधायी संबंधी सूचना राष्ट्रपति को उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रपति को उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रपति को उपलब्ध कराएगा। देखो साहब, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रशासन संबंधी कोई निर्णय है, जो भी निर्णय लिए हैं प्रशासन और विधायिका लेजिस्लेटिव संबंधी जो भी सूचना है वो किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा या राष्ट्रपति को उपलब्ध कराएगा। ये एक तो ये है। इसी में नंबर 2 में क्या है कि राष्ट्रपति प्रशासन व विधायी संबंधी सूचना मांगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मांग सकता है, मांगे तो प्रधानमंत्री उपलब्ध
कराएगा। तो देखो ये तो राष्ट्रपति का क्या हुआ, अधिकार हुआ कि अगर वो मांग रहा है, उसका अधिकार है, वो मांग सकता है। और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो प्रधानमंत्री उसे क्या कराए, उपलब्ध कराए। प्रधानमंत्री क्या कराए साहब, उसे उपलब्ध कराइए, प्रधानमंत्री का क्या है, कर्तव्य है। तीसरा इसमें जो प्रावधान है वो प्रावधान ये है कि यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है, किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है और उसे मंत्री परिषद के विचार के लिए नहीं रखा गया है, तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री से कह के मंत्री परिषद के विचार के लिए रखवाएगा, उसके मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा। यानी मंत्री अकेले निर्णय नहीं ले सकता, और ले लिया है तो उसे मंत्री परिषद की सहमति होनी चाहिए। तीसरा क्या है, अगर किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और उसे मंत्री परिषद के समक्ष नहीं रखा है तो उसे राष्ट्रपति मंत्री परिषद के विचार के लिए रखवाएंगे। देखो साहब, इसमें 3 बातें, यानी अनुच्छेद 78 में 78 में 3 बातें। नंबर एक बात यह है कि ये प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि राष्ट्रपति को प्रशासन और विधायी संबंधी जो भी सूचना है, निर्णय वो उपलब्ध कराए। नंबर 2 में कि राष्ट्रपति प्रशासन और विधायी संबंधी सूचना मांगे तो प्रधानमंत्री उसे उपलब्ध कराए। पहले तो कहा गया सूचना दे, मतलब स्वयं प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को, पहले में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को प्रशासन और विधायी संबंधी सूचना उपलब्ध कराए या दे। नंबर 2 में यदि राष्ट्रपति मांगे तो उसे प्रशासन और विधायी संबंधी सूचना उपलब्ध कराए। तीसरा है, यदि किसी मंत्री ने अकेले कोई निर्णय ले लिया है और उसे मंत्री परिषद के समक्ष नहीं रखा गया है तो उसे संपूर्ण जो मंत्री परिषद है उसके विचार के समक्ष या उनके समक्ष रखा जाना चाहिए। इस तरीके से ये होता है अनुच्छेद 78 में। तो ये 2016 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में, प्रधानमंत्री का कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में, और वो 4 ऑप्शन थे तो कौन सा अनुच्छेद था, 78 था कि इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। क्या है साहब, प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। इस तरीके से हमारी विधायिका संबंधी शक्तियाँ होती हैं कंप्लीट। क्या होती हैं, विधायिका संबंधी शक्तियाँ होती हैं कंप्लीट। इसके बाद हमारी वित्तीय और न्यायिक और विवेकीय शक्तियाँ बचती हैं, उनको देखेंगे अगली क्लास में। तो अब तक हमने कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ देखी और कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में नियुक्ति संबंधी देखी, राजनीतिक शक्तियाँ देखी, सैनिक शक्तियाँ देखी और उसके बाद विधायी संबंधी शक्तियाँ देखी जिन्हें व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ कहते हैं। इस तरीके से हमने इसको देखा और इसके बाद जो वित्तीय शक्तियाँ हैं उसको पढ़ेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।